आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूं इरशाद खोखर। नाज़रीन, आज दो तीन अहम मौजू हैं जिस पर बातचीत होगी। आपको आगाह करेंगे कि सेनेट इंतखाबात में मोहसिन नकवी साहब और साबिक वजीर आजम अनवर अल हक काकड़ साहब कैसे कामयाब हो गए, कुर्बानी किसने दी, और जब सूरत हाल ऐसी हो तो क्या अब वो जो लंबी लंबी छोड़ता है, लंबी लंबी बातें छोड़ने वाला फैसल वावडा साहब, क्या उनकी कामयाबी की अभी कोई गुंजाइश रहती है? और इससे भी आगाह करेंगे कि भाई दो तीन माह की, ढाई तीन माह की कहानी 4.25 अरब रुपए से 6.25 अरब रुपए बटोरने की मजबूत बुनियाद रख दी गई है। और दो अफसरान हैं जिनमें से एक वजीर साहब के साथ नेब रेफरेंस में शरीक मुलजम, और दूसरा सैयद मुराद अली शाह वजीर आला साहब के साथ शरीक मुलजम। तो ज्यादा जोर किसका चला, ज्यादा जोर चलना किसका चाहिए, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी अब वो दौर नहीं रहा पहले वाला। आपको आगाह करेंगे कि वो जो रहजन है कच्चे के डाकू, लेकिन उनसे भी ताकतवर तरीन कौन, जिन्हें ये कच्चे के डाकू भी भत्ता देने पे मजबूर, अब वो दौर नहीं रहा है। नादरीन, ये अहम रिपोर्ट है जिसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नादरीन, सेनेट इंतखाबात की बात। कल लास्ट डेट थी विड्रॉवल की, दस्तबरदार होने की। हमने देखा कि बलूचिस्तान की तमाम 11 नशस्तों पे उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए, और पंजाब की 7 तो जनरल नशस्तों पे भी उम्मीदवार कामयाब हो गए, वो भी बिला मुकाबला। बाकी जो टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की सीट्स हैं पंजाब में, वहाँ पंजाब में उस पर भी इंतखाबात होने हैं। अब बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है कि हमने देखा कि वहाँ पे 3 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कामयाब हो गए, 3 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के, और JUIF को भी 2 नशस्तें मिली, 2 उम्मीदवार उनके कामयाब, और 3 सिर्फ नशस्तों वाले ML वली खान जो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थी, वहाँ अवामी नेशनल पार्टी के तो सिर्फ 3 MPs हैं, लेकिन वो भी कामयाब हो गए। और ऐसे ही 4 नशस्तें नेशनल पार्टी की, जान बुलेदी साहब, वो भी पीपल्स पार्टी से उन्होंने अलायंस किया था, वो भी कामयाब हो गए। और वहाँ पे अनवर उल हक काकड़ साहब, साबिक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, वो भी कामयाब हो गए, जिन्हें एक भी वोट नहीं था। ऐसे होते हैं सेनेट के इंतखाबात। उनमें जो मुंतखब हुए हैं, मेरे ख्याल में 7 पश्तो स्पीकिंग हैं जो बलूचिस्तान में मुंतखब हुए सेनेटर, और मेरे ख्याल में 4 जो हैं वो बलोच हैं, बलोची बोलने वाले। और वो जाहिर है कि बलूचिस्तान, आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वहाँ पश्तो बोलने वाले भी आबाद हैं और बलोच भी हैं। खैर, ये तो मामला अलग है, लेकिन ये नतायज हमने देखे, और उसमें ख़ास तौर पे जो अनवर अल हक काकड़ साहब कामयाब हुए हैं, उसमें सच्ची बात यह है कि हाँ, नवाज लीग ने भी कुर्बानी दी है और पीपल्स पार्टी ने भी। वरना जो फिगर बन रही थी, जो अलायंसेस जिस तरह के बन रहे थे, तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की 4-4 सीटें होती, लेकिन ML वली खान को अवामी नेशनल पार्टी, उनको भी उन्होंने एडजस्ट किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बाप कहाँ है? बाप की अहमियत कम हो गई। हाँ, अब बेटों की अहमियत बढ़ गई है। अब देखें कि बाप की अहमियत की कब बारी आती है। तो बाप पार्टी को एक भी नशस्त वहां से नहीं मिली, वहां से ये इंतखाबात हो चुके। और ऐसे ही जो पंजाब में 7 जनरल नशस्तों पे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उनमें 2 PTI के हैं, और ये एक जो है मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB भी हैं, और वो उन्होंने पंजाब का सूबा जो है निगरान हैसियत में वो बड़ा खूब चलाया, वो भी आज़ाद हैसियत में कामयाब हो चुके। वहां पे भी नवाज लीग ने कुर्बानी दी। ये जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होते हैं, वो भाई ऐसे मुंतखब नहीं होते। जहां तक मोहसिन नकवी की बात है और काकड़ साहब की बात है, भाई ये न्यूक्लियस है। आज़ाद हैसियत से वो इसलिए भी जीते कि असल बात वो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट। अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात भी होंगे, तो यूसुफ रजा गीलानी साहब, वो भी सेनेटर, उन्होंने कौमी असेंबली की नशस्त छोड़ दी, लेकिन उनका जो टेन्योर है वो है मेरे ख्याल में मार्च 2027 तक, क्योंकि उन्होंने वो पुरानी सीट रखी। ये जो नए इंतखाबात हुए हैं, इनका टेन्योर तो 2030 तक चलेगा। अब वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर चेयरमैन की 27 के बाद किसकी बारी आएगी? इन्हीं में से आएगी। और आपको बता दें कि PTI का जहां तक मामला है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, बलूचिस्तान में तो 11 से 11 सीटें वो बिला मुकाबला हो गए। और सिंध में जहां तक बात है, सिंध में PTI का कोई इम्कान नहीं, बाप बंद।
اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا باب کس لیے بند، اور اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کا اس الیکشن کے حوالے سے باب بند۔ اب جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو وہاں تو الیکشن ہے، وہاں پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں ہے، سنی اتحاد کونسل، لیکن وہاں جو اعداد و شمار ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ 2 نشستیں ملیں گی پی ٹی آئی کو، وہ بھی جنرل نشستیں، وہاں پہ خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی جو 2 نشستیں ہیں وہ ایک میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی، باقی تینوں سیٹیں وہ نواز لیگ کی، وہاں ان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سندھ میں تو ویسے بھی امکان نہیں ہے، ان کے ممبر ہی کل 9 ہے، اور سندھ میں جہاں تک آپ کو بتایا کہ فیصل واوڈا صاحب وہ لمبی لمبی چھوڑنے والا، وہ کیا اب کامیاب ہوں گے؟ جب محسن نقوی صاحب بھی کامیاب ہو گئے، وہ کس کے بلبوتے پہ کامیاب ہوئے، اور کاکڑ صاحب کس کے بلبوتے پہ، تو اس کے کامیاب ہونے کی گنجائش کیا باقی رہتی ہے؟ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے کہ پیپلز پارٹی نے جو گیم کی ہے کہ وہ بھائی 21 ووٹوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، 20 اور 19، اس میں تو ان کی گیم پوری ہے۔ اس میں صرف متحدہ قومی موومنٹ کو 1 نشست ملتی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ والے بھی کانشیس ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ واڈوا کے چکر میں ہمارا امیدوار ناکام ہو جائے۔ اب کیا مزید گنجائش رہتی ہے کہ پیپلز پارٹی قربانی دے کے فیصل واوڈا کو کامیاب کرائے؟ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ فیصل واوڈا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور باقی جہاں تک بات ہے کے پی کے کی، آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہاں، بالآخر الیکشن کمیشن کو درمیان میں آنا پڑا، کیونکہ وہاں جو 25 ریزرو سیٹیں ہیں خواتین اور اقلیتوں کی، جو باقی جماعتوں کو آئی ہے، وہ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل کو تو وہ نہیں ملی ہیں، وہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، نواز لیگ کو تو ملی ہیں، لیکن وہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی 1 سیٹ ملی ہے خواتین کی، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرن کو بھی 1 سیٹ ملی ہے۔ اب انہیں اسپیکر حلف اٹھانے نہیں دے رہا، اب جب تک حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ الیکشن میں حصہ کیسے لے سکیں گے؟ اگر وہ حلف اٹھا لیں گے تو پھر وہاں بھی جو 11 سیٹیں ہیں ان میں سے یوں سمجھے کہ 5 جنرل سیٹیں تو وہ سنی اتحاد کونسل یا آزاد امیدواروں کی وہ پکی ہیں، اور 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خواتین کی، باقی جو 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خواتین کی سیٹ وہ باقی جو حکومتی اتحاد اور جے یو آئی فے یہ مل کے ان کے حصے میں آئیں گی، اور 2 جنرل نشستیں بھی سینٹ کی، لیکن وہ حلف نہیں اٹھانے دے رہے ہیں اسپیکر ان کو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس پہ الیکشن کمیشن کا آج فیصلہ آ گیا، وہاں بھی ایک درخواست گئی تھی کہ اگر یہ حلف نہیں اٹھانے دیں گے، ظاہر ہے کہ پھر وہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا، تو وہاں پہ وہ الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے 2 اپریل کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ وہ کے پی کے میں بھی ہوں گے یا نہیں۔ آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب میرے خیال میں 17 سیٹیں تو ان کی ہو جائیں گی، اور 10 سینیٹر ان کے ہیں، تو 27 کے ساتھ وہ بھی اگر پی ٹی آئی کو بھی 9 سیٹیں مل جاتی ہیں تو ان کے بھی 17 پہلے سے ہی سینیٹر ہیں، تو ان کی فگر باقی وہ 26 تک، اور جو پی ٹی آئی والے ہیں 17، ان میں سیف اللہ ابرو صاحب بھی تو ہے، وہ بھی تو باقی مل چکا پیپلز پارٹی کی قیادت سے، یہ تو اس کو بھی اب آپ کاؤنٹ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی کس طرح سینیٹر بنے تھے، وہ انوار الحق ککڑ اور ان کی محسن نقوی صاحب کی تو بڑی لیول ہے، لیکن وہ بھی تو وہیں سے آیا تھا جہاں سے یہ ہے، لیکن ان کا تھوڑا لیول کم ہے، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں شمار کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 اپریل کو الیکشن کیا ہوتا ہے اور سینٹ انتخابات کیا ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جیسے آپ کو بتایا کہ 2 افسران، ایک افسر وزیر موصوف کے ساتھ نیب ریفرنس میں شریک ملزم، اور ایک خود وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے ساتھ نیب ریفرنس میں شریک ملزم۔ جہاں تک وزیر کی بات ہے تو وہ ہے جام خان شورو صاحب، وزیر خوراک، اس کے ساتھ شریک ملزم تھے بچل راہ پٹر صاحب جو گریڈ 20 کے افسر ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں وہ سیکریٹری تعینات ہوں گے، لیکن بھائی وزیر تو بہت ہیں، وزیر تو کئی ہے، اب وزیر کہاں، اور وزیر اعلیٰ تو بھائی ایک ہی ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ جو شریک ملزم ہے وہ ہے خالد محمود شیخ صاحب، جو سیکریٹری خوراک بننے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کون سا ریفرنس ہے؟ وہ ریفرنس ہے نوری آباد پاور پروجیکٹ کا، اس میں یہ ان کے ساتھ شریک ملزم ہے، مراد علی شاہ صاحب پہ وہ ریفرنس ہے۔ اور آپ کو یہ بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ پی 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 موڈ والے منصوبے، یہ خالد محمود شیخ کیا کہہ رہا ہے، یہ چہیتا کس طرح وزیر اعلیٰ سندھ کا، ظاہر ہے جب شریک ملزم ہو ساتھ ہو ایک ہی ریفرنس میں تو بھائی وہ تو ظاہر ہے پیارا ہی لگے گا، انہیں تو موقع ملے گا ہی۔ یہ ہے ان کی گیدڑ سنگھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ کیوں ہے اس میں شریک ملزم، کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں کے تحت یہ پاور پلانٹ بھی نوری آباد کا بنا تھا، اس وقت یہ ڈائریکٹر تھے
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो मंसूबों की जो इंतजामी ढांचा था उसमें ये डायरेक्टर थे, तो ये भी उसी में आ गए। और इस सेक्रेटरी साहब ने कल एक लेटर वेटर भी लिखा है डायरेक्टर को, उसके मुतल्लिक आगे चल के बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें नाजरीन कि परसों एक ऑनलाइन मीटिंग, रेवेन्यू वाले भी उसमें शामिल, तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, फूड के तमाम डिप्टी डायरेक्टर वो भी उसमें शामिल थे। वो ऑनलाइन मीटिंग की वजीर मौसूफ जाम खान शोरो ने क्या मीटिंग थी कि नहीं करप्शन नहीं होगी, बारदाने की तकसीम शफाफ होगी, डिप्टी कमिश्नर्स उसकी निगरानी करेंगे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, फॉर्म 7 देखेंगे, जो वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई गई है उसी के तहत होगी ताकि आबादगारों को भी फायदा पहुंचे। और जो कमेटियां बनी हैं, आबादगार बोर्ड के लोग भी शामिल हैं, तो जाहिर है कि वो भी निशानदी करेंगे। बड़ी शानदार मीटिंग हो गई। और उसके बाद कल मीटिंग हुई डायरेक्टर फूड जुल्फकार खुश्क साहब ने तमाम डीएफसीज के साथ मीटिंग की, उसमें भी यही बातें लगभग, लेकिन घूम फिर के बात कहाँ पे आई कि ये जो बारदाना है इसमें मिनिस्ट्रल बारदाना कितने का होगा, जी सुनते जाएं। मिनिस्ट्रल बारदाना मतलब वो जो बिल्लावल हाउस तक रकम जाती है कि बारदाना उस पर जो कमीशन बटोरी जाएगी वो उधर जाएगी। तो मेरी जो इतला है कि इन्हें थोड़ा कुछ कहा गया है कि हाथ अभी होला रखें और जो है पहले वाली सूरत हाल पैदा ना करें, मॉनिटरिंग हो रही है आप लोगों की भी। तो वहाँ पे 25% 30% से बात शुरू हुई, आखिर में इन्होंने हाथ होला रखा। ये तय हुआ कि जो 20% बारदाना होगा उस पर कमीशन वो मिनिस्टर बारदाना हो जाएगा, जो ऊपर आपको बताया कि जाता है उस पे फी बोरी पे कमीशन कितनी 350 रुपए और प्लस 50 रुपए डीएफसी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टर की होगी, यानी 400 रुपए। अब 400 रुपए तो ये 20% के हिसाब से इन्हें 90 लाख बोरी गंदम खरीदनी है, 18 लाख बारदाना, तो 400 रुपए के हिसाब से कमीशन बन गई 72 करोड़ रुपए। और उस 72 करोड़ में 50 रुपए अगर उनके निकाल दें तो बाकी 63 करोड़ रुपए वो भाई ऊपर जाएंगे। जब वो ऊपर जाएंगे तो मिनिस्टर को क्या मिलेगा, बाकियों को क्या मिलेगा? क्या बाकी बारदाना जो है वो मुफ्त में बांटेंगे, आबादगारों को देंगे? नहीं, आपको बताते रहते हैं हम, आपको पता है कि गुज़श्ता सीजन में भी बताया था कि होता क्या है। अब बड़ी सीजन है ये प्रोक्योरमेंट के हवाले से। पहले तो ओपन मार्केट का रेट ज्यादा होता था और गवर्नमेंट का रेट कम, तो इन्हें गंदम मिलती नहीं थी। अब तो भाई बारदाने पे खूब कमीशन चलेगी, क्योंकि अब ओपन मार्केट के मुकाबले में सरकारी रेट 1500 से 1000 रुपए फी 100 किलोग्राम गंदम का ज्यादा होगा। तो ये क्या कमीशन की 400 रुपए तक रहेगी? नहीं, ये 400 रुपए तक नहीं रहेगी, ये कमीशन 600 रुपए से 800 रुपए तक जाएगी। ये तो उन्होंने अपने बारदाने की, वो मिनिस्ट्रल बारदाने की कर ली, यानी कि जो भी बारदाना आएगा उस पर ये कमीशन बटोरी जाएगी। और उसमें ये बताएं कि 20% बारदाना जाहिर है ये एमपीएस एमएनएस बासर लोग, उन्हें भी, और जो है 4 अफसरान उनकी भी नजर आ जाता है। बाकी तकरीबन यूं समझे कि 72 लाख बोरी ये जो मिनिस्ट्रल बारदाने वाले के साथ उस पर 600 रुपए से 800 रुपए कमीशन बटोरी जाएगी। अगर 600 रुपए भी बटोरी जाए तो वो रकम बनती है तकरीबन 4 अरब 32 करोड़ रुपए। और अगर ये 800 रुपए तक गई तो वो हो जाएगी 5 अरब 76 करोड़ रुपए। लेकिन ये 1000 रुपए तक भी जा सकता है मामला। वो देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट के दौरान अभी शुरू है कि अभी से मार्केट में रेट कम हो गया है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद तमाम तर सूरत हाल वाजे हो जाएगी। और ये जो रकम है ये सिर्फ क्या इंचार्ज खाएंगे? नहीं, इसमें से मिनिस्टर को भी मिलेगा, बाकियों को भी। वो 20% बारदाना तो सिर्फ एक दिखावा है। और जैसे आपको बताया कि सेक्रेटरी खालिद महमूद शेख ने ये देखें ये लेटर लिखा है कल डायरेक्टर को कि वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो जारी की गई है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिफॉल्टर्स जो नेब ज़दाएं, जिनके एंटी करप्शन में एफआईआर है या जो खुर्द बुर्द में मुलवस हैं, उनमें से किसी को ना लगाया जाए। अब ये लेटर क्या है? ये अपनी जान छुड़ाने के लिए, दिखावे के लिए कि उन्होंने बड़ा काम किया है। सेक्रेटरी को भी पता है, सब पता है कि कई डिफॉल्टर्स पूरा कंबर शदाद कोर्ट में चले जाए, लाड़काना में चले जाए, कई इजला में चले जाए, वाह वो सारे ही डिफॉल्टर इन्होंने लगाए। अब मेरे ख्याल में कुछ इनको हटाने भी पड़ेंगे। और वो लगाने वाला कौन? ये डायरेक्टर जुल्फकार खुश्क है जिन्होंने ये सारे कुछ लगाए। और आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि कम के लाड़काना में वगन रोड गोदाम पे 1,40,000 बोरी गंदम निकल गई। क्या वहां कोई इंक्वायरी कहाँ कोई छापा वापा पड़ा? क्योंकि इन्हें बहुत पैसे मिले हैं।
और उसमें मुलवस है खुद अल्ताफ मक्सी नन्ना दलाल, जो कभी इन्हें घास भी नहीं डालता था जब नासिर अब्बास सुमरो था। अब इन्होंने भी उसे पलकों पे बिठा के रखा है, सारा दिन उसी के कमरे में ये नन्ना दलाल होता है। भाई पैसा पैसा बड़ी बात है, वो बड़े बड़ों को अब क्या मैं कहूँ, एक कहावत आपके भी जहन में आ रही होगी कि हाँ, पैसा किसको क्या बना देता है। अब ये जुल्फकार खुश्क भी उस डगर पे आ गया है। और ये लेटर देखें कि एक ऑफिशियल है, वो गंबट का इंचार्ज मुबीन उन्नड़, उन्हें मुअत्तल किया गया है। वहां पे वो फिजिकल करके आए थे, अशरफ कीरियो नेब जदा, पूरा ठग ही ठग। वो तो उन्होंने वहां पे देखा कि नहीं गंदम तो पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने देखा तो नहीं, तो ये तो नए फसल की है। उसके लेटर में लिखा हुआ है कि नहीं पुरानी इन्होंने की है, उस पर वो मुअत्तल हो गया। बिल्कुल ये बड़ी चोरी है, नई पुरानी अगर उन्होंने की है वो ठीक है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करे, लेकिन ऐसी कार्रवाई क्या। एजाज मक्सी उर्फ लोमड़ी, जो आपको बता दें वगन रोड गोदाम वाला, 1,40,000 बोरी गंदम, क्या उनके खिलाफ भी करेंगे, औरों के खिलाफ भी करेंगे? क्योंकि वहां पे मामला था 1 करोड़ रुपए का, वो नहीं पहुंचा। तो ये कार्रवाई आपको गुज़श्ता व्लॉग में बता चुके, उस पर ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन ये वगन रोड में क्या हुआ है, वहां पे हमने देखा कि वो एक डीएफसी था हाकिम मर, उन्होंने रिपोर्ट भी की है, मेरी इतला है। तो उन्हें फिर वो हटाया गया। हटाया क्यों गया? वो भी अल्ताफ मक्सी की सिफारिश पे, और वहां पे आगा जुल्फकार को तैनात किया गया, ये सोच रख के कि अगर कोई छापा वापा पड़ता है, कोई इदारा आता है, तो ये डीएफसी कहेगा मैंने तो अभी चार्ज लिया है, मुझे तो कुछ अता पता नहीं है, तो मैं देखूंगा कि साहब डीएफसी ने या कुछ ने कोई रिपोर्ट की है, मुझे तो मेरे दौर में तो ये नहीं हुआ है, तो वो बचत हो जाएगी। और ऐसे ही मेरी इतला है, ये जो आपको बताते हैं बगैर नाड़े के शलवार पहनने वाला जब्बार डायरी, वहां जो डिप्टी डायरेक्टर जाके लगा है, उन्होंने भी भाई एक रिपोर्ट तैयार करके रखी है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो वो नमूदार हो जाएगी रिपोर्ट के। हाँ ये देखे हम तो भाई रिपोर्ट कर चुके, लेकिन ऊपर रिपोर्ट वो नहीं भेजी है। और ये सारा कुछ प्लान ये खुश्क साहब के निगरानी में हो रहा है, जुल्फकार खुश्क साहब की, और कई डिफाल्टर इन्होंने लगाए हैं। और हाँ, ये तो मुझे तो ये सुन के हैरत हो रही थी कि वो डब्ल्यूपीसी भी अपनी मर्जी से बना रहा है, जबकि वो सेक्रेटरी के पावर से है और 120 उसे नोटिफाई करता है। इसका आबाई गांव है अडेरोलाल, वहां पे कभी डब्ल्यूपीसी होता था गंदम खरीदारी मरकज, लेकिन वो खत्म हो गया। अब उन्होंने वहां भी खुला है, और वहां का जो इंचार्ज है जुल्फकार शाह, उसको एक और सेंटर भी है, वो भी तो 5,000 बारदाने पे रखा है आपने ना। तो ये काम देखेंगे किस तरह हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो सीजन आती है जब गंदम की फसल तैयार होती है, तो कच्चे में ऑपरेशन इस दौरान क्यों होता है? उसका सबब यह है कि कच्चे में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसपे गंदम की फसल की पैदावार होती है। तो जब ये ऑपरेशन वाली, ये बदअमनी वाली सूरत हाल हो, तो बेचारे छोटे मोटे काश्तकार वो कहाँ जाएंगे? वो अपनी फसल की बेचारे कटाई भी नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि जो डाकुओं के कबाइल के सरदार या उनसे जो मिली भगत में शामिल, जिनको पुश्त पनाही होती है, वो आके वहां पे कब्जा करते हैं, वो उधर से वो उधर से। अब जान बचाने के लिए बेचारे वो छोटे मोटे या जो बेसर कहें कि कबाइल, वो भी भूल जाते हैं, वो उनकी नजर हो जाती है। और ऐसे में पुलिस का भी भला हो जाता है। वो भी आप कभी कभी देख रहे होंगे कि फसल को आग लगा दी अगर काटने नहीं दी, लेकिन वहां पे अरबों रुपए की गंदम का ये कारोबार भी होता है। और जैसे आपको बताया कि अब कच्चे के डाकू भी भत्ता देने पे मजबूर हो जाएंगे। पहले भी ये मामला होता था, लेकिन पहले डाकुओं को जो डाकुओं की जो गंदम होती थी, वो तो ओपन मार्केट का रेट ज्यादा होता था, तो वो वहां बेचते थे। लेकिन अब ओपन मार्केट का रेट कम है, तो ये कच्चे के डाकू ये जो कब्जा करेंगे जिस गंदम पे, वो चाहेंगे कि फूड डिपार्टमेंट को दें, उन्हें भी बारदाना मिले। अब उनकी भी फोनें आएंगी, उनकी भी चिट्ठियां आएंगी, लेकिन उन्हें भी बारदाना बगैर पैसे के नहीं मिलेगा। वहां का जो घोटकी का ये देखें डीएफसी है अख्तर खान बोजदार, भाई वो भी अप्रोच रखता है। और वहां पे कशबोर में जो डीएफसी है निजाकत हीसबानी है, तो एएफसी वो भी भाई बड़ा असर रसूख रखता है। तो यानी अब आप अंदाजा लगाएं कि ये इतने रहजन जो कच्चे के डाकू, ये उनसे भी भत्ता लेंगे, उनसे भी कमीशन लेंगे, उन्हें भी कमीशन के बगैर बारदाना नहीं मिलेगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि सबसे बड़े डाकू कौन, ये कच्चे के डाकू या पक्के के डाकू? इसका अंदाजा आप खुद लगाएं। जो कच्चे के डाकुओं से भी कमीशन लेंगे, भत्ता लेंगे, वरना उनकी चिट्ठियां विट्ठियां भी आ जाएंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।